स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिस पर बात होना बेहद जरूरी है। भारत में मदरसों को लेकर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को सर्वे हो रहा है तो असम में पहले ही राज्य सरकार मदरसों पर कई तरह की कार्रवाई कर रही है। तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी मदरसों का सर्वे कराने की बात की है। इसको लेकर अगर तमाम पार्टियों की बात करें तो असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता मुखर है। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि कानून के तहत मदरसों के सर्वे पर उनको कोई एतराज नहीं है। कुल मिलाकर मदरसे हेडलाइन में बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठता है, जहां देश भर में एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो क्या मदरसों से जुड़ी कुछ बुनियादी चीजों पर अब मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है? तो इसी बीच यह भी सवाल है कि क्या हमारा संविधान मदरसों के साथ साथ और भी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बनाने का अधिकार देता है? अगर हां, तो फिर क्या उन इंस्टीट्यूट्स की रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, सर्वे कर रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और आपको मदरसों से ही जुड़े कुछ आंकड़े बता दें, क्या स्थिति है, हमारा संविधान क्या कहता है। तो सबसे पहले भारतीय मदरसों की जब हम बात करते हैं तो मदरसा के अंदर अल्पसंख्यकों के मिनिस्ट्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जहां 2018 और 19 में भारत में रजिस्टर्ड, आई रिपीट रजिस्टर्ड 24,010 मदरसे हैं। तो ये सभी रजिस्टर्ड है, तो जिनमें से 4,878 गैर मान्यता प्राप्त है, यह भी जानकारी दी गई है। तो वहीं 18 राज्यों में मदरसों को केंद्र सरकार से फंड मिलता है। साथ ही भारत के 4 राज्यों में 10,000 से ज्यादा मदरसे हैं। जब हम केवल 4 राज्यों की बात करते हैं तो इसी के साथ जहां 20 लाख से ज्यादा छात्र इन मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। तो मदरसों की सबसे अधिक संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पर हाल ही में सर्वे जो है वह कराया जा रहा है। तो यूपी में 8,000 से अधिक मदरसे हैं, 18 लाख से अधिक छात्र जो है इन मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी बीच न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 40,000 अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 की जब हम बात करते हैं तो माइनॉरिटी द्वारा संचालित संस्थानों का हमें अधिकार है। जब हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान हमें क्या, भारतीय मदरसों को अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 30 माइनॉरिटी को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापना करने का अधिकार जो है वह देता है। तो इसी बीच आपको एक जानकारी दे दें अहम कि अधिनियम, जब हम इस आर्टिकल के सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के संदर्भ में आरटी, राइट टू एजुकेशन के संशोधन के अंदर मदरसों के अंदर आपको बता दें ये दो जो अधिनियम है, मदरसों किसी भी रिलीजियस, अगर हम शैक्षणिक पाठ्यालयों की बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा के संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं। आई रिपीट, इन संस्थानों के ऊपर राइट टू एजुकेशन के 2 सेक्शन अधिनियम लागू नहीं होते हैं। तो क्या है हमारे राइट्स? जब हम बात करते हैं मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की, आजकल बात हो रही है एजुकेशन की, तो क्या मदरसों की भी अभी मॉडर्नाइजेशन होने का वक्त आ गया है? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं निसार अहमद कासमी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, प्रमोद कुमार अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, मौलाना कुम्मी हमारे साथ स्कॉलर है, एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी हमारे साथ अधीक्षक इदारा ई शरिया झारखंड से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। सबसे पहले निसार अहमद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो पूरे देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, पॉलिसी मेकर्स द्वारा लगातार एजुकेशन रिफॉर्म्स जो है वे किए जा रहे हैं। क्या अब ये वो वक्त है जहां मदरसों के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इस अहम मौजू पर बोलने के लिए बुलाया जी। और इसके साथ ही ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जमाने से, बहुत वक्त से इस पर बात होती रही है कि मदरसा को मॉडर्नाइज किया जाए। तो सबसे पहले हमें मॉडर्नाइजेशन उसको डिफाइन करने की जरूरत है कि एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन है क्या, या जब हम एक वर्ड बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए तो उससे हम समझते क्या हैं। अगर हम मदरसे के संदर्भ में देखें तो मदरसा यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें मुस्लिम बच्चे दाखिला लेते हैं और जो तालीम है, दीनी तालीम है, और उसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम है जो बहुत बेसिक है वो वहाँ उन्हें दी जाती है। एक ऐसी जगह को मदरसा कहते हैं और जहाँ का जो पूरा खर्च है वो मुस्लिम कम्युनिटी उठाती है। मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब है जो ज़कात से और फित्रे से और जो इस तरह के जो पैसे होते हैं जो हमारे यहाँ जिसको ज़कात कहते हैं, उन पैसों से मदरसे को चलाया जाता है।
अब उसमें आप आते हैं मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। तो आपने और हम सब ने बहुत बार इसको रिपीट किया है कि मॉडर्न से हम क्या समझते हैं, क्या वो वेस्टर्न कल्चर जिसने हमें एक लाइफ का एक स्टैंडर्ड या एक पैमाना दिया, जिस पैमाने को हम फॉलो करते हुए अपने आप को उसके पीछे लगा दें, क्या वो मॉडर्नाइजेशन है? या क्या मदरसों में साइंस की तालीम होनी चाहिए? लेकिन आपको बीच में काटने के लिए मैं माफी चाहूंगी। मेरे लिए मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो ये होगी कि कल को जब मैं नौकरी करने के लिए जाती हूं तो मेरी एजुकेशन की क्वालिटी वो होनी चाहिए कि अगर मुझे भारत के अंदर ही कहीं सर्विस सेक्टर के अंदर नौकरी चाहिए या भारत से बाहर भी नौकरी चाहिए तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। जी, ऑन टू यू निसार जी। जी 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 बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था अभी जो आपने कहा कि एक तो तालीम का मकसद ये होता है कि अच्छा शहरी बनना, और तालीम का दूसरा मकसद ये होता है कि आप उससे आपको अच्छी रोजी रोजगार आपको उसके जरिए से मिल जाए। मदरसे के तालीम के जरिए ये होता है कि रोजी रोजगार के मसले भी हल हो जाते हैं, और दूसरा पहलू ये होता है कि हम अच्छा शहरी बने। तो मुझे लगता है कि जो मदरसे से फारिग स्टूडेंट होते हैं, जो भी होते हैं, वो मुल्क के बहुत अच्छे शहरी होते हैं, एक बावकार शहरी होते हैं। और अगर आप मदरसे की हिस्ट्री देखें तो 1857 से लेकर के अब तक जो मदरसे के जो फारिगीन हैं उन्होंने मुल्क की फलाह बहबूद, तरक्की और उसके इशाअत में, और इसी तरह से दोनों चीजों को, मजहब इस्लाम और दूसरी कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करते हुए और अपने मुल्क का रिस्पेक्ट करते हुए, उसके कानून को का रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने अपना एक जो लाइफ सेटअप किया है वो मेरे लिए बहुत ही एग्जाम्पल लाइफ है। आप बहुत सारे नाम इस सिलसिले में ले सकते हैं, हुसैन अहमद मदनी और बड़े बड़े लोग, और जिसमें मतलब अभी आपको प्रोग्राम शुरू हो रहा था उस पर एक लिख कर गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत मशहूर ये नज्म का एक बंद है, और जो अल्लामा इकबाल ने ये नज्म का बंद ये पेश किया है। तो ये हमारे मदरसे के स्टूडेंट हैं। अब जहां तक रोजी रोजगार और इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो मैं आपसे मतलब ये कि मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं मदरसे को मॉडर्नाइजेशन के फेवर में हूं, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन या मदरसे को मॉडर्न करना किस लेवल पर हो इसको हमें समझने की जरूरत है। मदरसे के तालीमी सिलसिले को और उसके निसाब को, उसके सिलेबस को कंटिन्यू रखते हुए अगर हम उन चीजों में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं तो मॉडर्नाइजेशन का सही निसार जी आपके पास वापस लौटी हूं। हमारे साथ मौलाना कुमी हैं, उनसे सवाल पूछना चाहूंगी। सर, ये 2015 में हम जरा चले जाते हैं जहां महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने ये बात कही कि मदरसा जो है वो सिर्फ इस्लाम की स्टडी के ऊपर फोकस करती है, तो इसे नॉन स्कूल्स जो है वो घोषित कर देना चाहिए। आप इस टिप्पणी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आती है तो कुछ नई ऐसी चीजें आती जिससे हमारे मुल्क के अंदर हालात जो हैं ऐसे हो जाते हैं। हमारा कहना ये है कि सिर्फ मदरसे ही बच्चों, आप ये कहिए कि आश्रम में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी होगा, जो मतलब है कि RSS के लोग जो कैंप चलते हैं वहाँ पर भी देखा जाए, जो गिरजाघर में तालीम होती है वहाँ पर भी देखा जाए। अगर आप इंसाफ चाहते हैं, हिंदुस्तान में सबको बराबर का दर्जा देना चाहते हैं तो सबके लिए बराबर से काम कीजिए, सिर्फ आप मदरसे पर फोकस ना कीजिए। हम यही देखते चले आ रहे हैं, कहीं मस्जिद है, कभी मदरसा है, इसके अलावा गवर्नमेंट को दिखाई नहीं पड़ता। सवाल ये है कि बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसों के अंदर उनको दीनी तालीम दी जाती है, और अगर आप चाहते हो उसको अच्छा बनाना तो आप दुनियावी तालीम के लिए वहाँ पे अच्छे अच्छे इंतजाम करो, अच्छी पढ़ाई दो, अच्छे टीचर दो, अच्छे कोर्स दो, IAS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। ये क्या बात है कि मदरसे को अच्छा बनाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ आपको टारगेट मुसलमान ही करना है तो जैसे चाहे आप कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। आपके हाथ में सरकार है, सेंटर में भी आप हैं, यहाँ भी आप हैं, वहाँ भी आप हैं, हर तरह से आप हैं, तो आप मुसलमानों को टारगेट ना कीजिए। अगर आपको देश से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, देशवासियों से मोहब्बत है, आप गिरजाघर भी देखिए, आप तो हम मौलाना जी हम थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग परे जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर बात करते हैं, पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। जब हम मदरसे की बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि मदरसे के अंदर पढ़ा एक बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव है, उसकी जो डिग्री है वो वैलिडिटी है, और साथ में जो अनरिकॉग्नाइज, आजकल ये टर्म है कि बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज यहाँ पर मदरसे हैं, तो क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको मिल रही है जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मिल रही है? भाई सवाल यह है कि इसी मदरसों से हमारे मुल्क के अंदर गवर्नर बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, रक्षा मंत्री बने हैं। इसी मदरसे की पढ़ाई से जो है क्या, अगर इन्हीं मदरसे की पढ़ाई के बाद में दुनियावी तालीम हासिल ना की होती तो ये मतलब क्यों गवर्नर बनते, क्यों मिनिस्टर बनते, क्यों IAS बनते, क्यों PCS बनते? मदरसों ही तो बच्चे बने हैं। हम आपको अगर नाम बता दें कि आपको, अगर ऐसे लोग चाहते हैं हम नाम बताएं, एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं हमारे रिजवी साहब यूपी के। जी मौलाना जी आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी, और बहुत महत्वपूर्ण मेरा ये सवाल है
मैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की आज बात पढ़ रही थी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज लिखी थी कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 1(5) और सेक्शन 1(4) है वो मदरसों के अंदर और साथ ही रिलीजियस इंस्टीट्यूट के ऊपर लागू नहीं होता है। आप थोड़ा इसे विस्तार से बता सकते हैं कि ये सेक्शन क्या है? जी प्रमोद जी। देखिए, जैसा अभी बता रहे थे कासमी साहब और कुमी जी कि मदरसा का डिफिनीशन क्या है और पर्पस क्या है। यदि मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका मोटिव क्या होता है। देखिए, जो उन्होंने डिफाइन किया उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं कि एजुकेशन का मतलब ही होता है, कोई भी आप यदि चाहे धार्मिक एजुकेशन ले रहे हैं या आप दुनियावी एजुकेशन ले रहे हैं, उसका एक पर्पस होता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व होना। आप इस तरह से एक सभ्य सुशिक्षित समाज को बना रहे हैं, इसका मतलब होता है शिक्षा। देखिए, आप धार्मिक एजुकेशन भी लेते हैं तो उसमें भी एक होता है कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं, वो होता है शिक्षा। आज कोई भी मदरसा हो या मैनेटरी इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह का हो, यदि वो सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा और उसके अपने अधिकार और उसका कर्तव्य का निर्वाह का बोध नहीं करा रहा हो तो वो समझिए कि वो उचित शिक्षा नहीं होगा। आप देखेंगे अभी जो बहुत सारे सर्वे में आ रहा है, जो आज गवर्नमेंट में या मदरसे को उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए या उसको और दृढ़ उनके बच्चे के भविष्य उज्जवल करने के लिए जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं ये सराहनीय है। ये कहां कोई गलत सरकार कर रही है कि यदि वो मदरसे का सर्वे करा करके उसकी स्थिति को और दृढ़ कराना चाह रही है, तो ये तो उनके बच्चे को, उनकी समाज को और जो है वो तारीफ करनी चाहिए कि सरकार हमारे प्रति सजग है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, जैसा कि आप बता रहे हैं और काफी चैनलों में आ रहा है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा संविधान के ऊपर भी बोले। संविधान क्या कहता है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेसाइज में ये करके उसके बाद आ रहा हूं संविधान में। तो उसका एक पर्पस होता था कि आपके समाज को, जो अल्पसंख्यक समाज को मजबूत करना होता था, उसको जो कमी रह गई है बच्चों में उसको हम उत्तरदायित्व बनाना होता है। इसीलिए भारत के संविधान में जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये प्रोविजन दिया गया था कि माइनॉरिटी में, जहां माइनॉरिटी का ये मतलब होता है जहां शिक्षा का अभाव है, तो उसको शिक्षा को मजबूत करने के लिए वो विशेष रूप से अपना जो है मदरसा या स्कूल या कोई शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसकी अपनी ढंग से, चाहे उनकी जो तालीम है उसको हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में नहीं दिया हुआ है कि उस पे गवर्नमेंट उसकी तरक्की ना सोचे। पर्पस ये था आर्टिकल में भी जो भारत के संविधान में है कि आखिरकार आपकी समाज को जिम्मेदार होना, आपको तरक्की होना, ये बताता है। यदि कोई शिक्षा तरक्की में बाधा देता है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, उसके विकास के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए। और रिजवी जी, मौलाना रिजवी जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर्वे को आप किस तरीके से देखते हैं जो अभी उत्तर जी आपके पास? प्रमोद जी वापस लौटती हूँ। मौलाना रिजवी जी, आपकी जो सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और साथ ही उत्तराखंड भी इसी वे के अंदर है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस सर्वे को? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा पैगाम आपके माध्यम से देश को जाना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले साहब ने जो कहा है जी, वो बहुत अच्छी बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। सबसे पहले वक्ता जो है, नाम मैं बोल रहा हूँ और छोटा स्क्रीन है, जो सर्वे का जहां तक मामला है, जो यूपी में और दीगर जगहों में सर्वे का हम इस्तकबाल करते हैं, अच्छा है सर्वे। 3 तरह के मदरसे चलते हैं। एक वो मदरसा है जो एफिलेटेड है विथ एडेड, जिसको सरकार पेमेंट देती है। एक वो मदरसा है जो सिर्फ एडेड है, सिर्फ वो एफिलेटेड है जी, एड सरकार नहीं देती है। तीसरा सेक्शन वो है जो अप्लाई किया हुआ है कि हमें हमारा एफिलिएशन लिया जाए, हमारा एफिलिएशन किया जाए, मगर उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है, वो अपने स्तर पर चला रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, यूपी सरकार में या उत्तराखंड सरकार में जो मदरसे
एफिलेटेड विथ एडेड हैं, उनकी इंक्वायरी तो हर साल आपकी हो रही है, हर साल इंक्वायरी उसकी होती है। मैं जहां झारखंड से बिलोंग करता हूं, पिछली सरकार ने एक ही मामले को 186 मदरसे हैं झारखंड में जो एडेड हैं, उनको एक साल में 4 बार सर्वे का सामना करना पड़ा, 4 बार सर्वे का सामना करना पड़ा, और वही चीज सर्वे में आ रही है। अब पता नहीं सर्वे कराने वाले लोग क्या चीज ढूंढ रहे हैं, वो अपने मन के मुताबिक ढूंढ रहे हैं क्या, ये तो उनको पता है। लेकिन मदरसा में पढ़ने वाले तलबा हो, पढ़ाने वाले उलमा हो, जिम्मेदारान हो, ये सही मानों में हिंदुस्तान के अच्छी शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं और हक अदा कर दिया है। लेकिन इनका रेगुलेशन और मरते दम तक सवाल ये है कि इनका रेगुलेशन कौन कर रहा है, कमांड कंट्रोल कहां से हो रहा है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनको आना नहीं चाहिए? ग्रांट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि अगर किसी को ग्रांट देना है तो क्या क्या उसकी लिस्ट हो। बेहतर नहीं होगा अगर ये सर्वे जो है वह कराया जा रहा है, इससे पता चलेगा कि कितनी मदरसे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। यूपी सरकार से आप ये यूपी सरकार से बताए वो कि जिन मदरसों को आप एड दे रहे हैं, पहले उनका सर्वे कराया या ऐसे ही एड दे रहे हैं? ये जान लीजिए कि एड देने से पहले इतने बारीक चीजों को की इंक्वायरी होती है जो हमारा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन तमाम चीजों का सर्वे होता है, उसके बाद एड का मराहल बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। आपके पास आना चाहूंगी जी, तो निसार जी आपके पास आना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आंकड़े आपको पेश करना चाहूंगी। ये आंकड़े मेरी तरफ से नहीं है। 20 करोड़ मुस्लिम में से 48% जो हैं मुस्लिम, वो ऐसे हैं जो 12वीं कक्षा तक पढ़ ही नहीं पाए। फिर उसके बाद हम बात करें 14% मुस्लिम है जो फिर 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई करी। अगर मदरसे एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है पहले से ही, तो इतना आंकड़ा इतना कम क्यों है? क्या सिस्टम के अंदर कमी छोड़ रही है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनके एजुकेशन लेवल यहां पर है? जी बहुत सही सवाल पूछा आपने, और मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि आपने बताया कि मुसलमान आपके रिकॉर्ड के अनुसार और जो मतलब एक सर्वे है उसके अनुसार कि 20 करोड़ मुसलमानों में से 48 लाख लोग ऐसे हैं जो 12th भी पास नहीं कर पाते, और 5% ऐसे हैं जो 12th के बाद जो हायर एजुकेशन पे जा पाते हैं, जो ऑफिशियल डेटा है, या पीएचडी तक पहुंच पाते हैं। मैं एक लफ्ज में कहूँ तो सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर, तो हमारे सिस्टम के अंदर एक खामी यह है कि इतने कम बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंच पाए। क्या सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया? और जहां तक मदरसों की बात है, वहां कोविड से पहले का जो डेटा था वो तकरीबन 4% यानी 4% के आसपास था कि हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो 4 से 4.5% वो बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं। तो मेरे कहने का सवाल ये है कि 96% को आपने छोड़ करके बाकी के 4% पे आपने इतना फोकस कर दिया कि बाकी के जो 96% लोग हैं वो आपके बहुत पीछे हो गए। आखिर गवर्नमेंट को ये सर्वे करना चाहिए कि वो जो 20 करोड़ में से सिर्फ 48 या 47 लाख ही क्यों ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंटर पास कर पाए। उसके बाद फिर ये रेशियो आगे जाके घट क्यों जाता है, कहाँ कमी आ गई? सरकार को पहले इस पे ध्यान देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो 4% हैं, वो ऑलरेडी ना के मुकाबले में अगर आपके लफ्जों में कहें हाँ तो है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की समझ तो रखते हैं, आइन की समझ रखते हैं, एक अच्छा शहरी बनने का जो तरीका होता है उसको समझते हैं, और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके वो मुल्क और समाज की खिदमत करते हैं। धर्मेंद्र जी ने एक बात कही कि ये जो मदरसे का सर्वे कराया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, ये मदरसों के उत्थान के लिए है। मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि मदरसों का उत्थान होना चाहिए, मुस्लिम समाज का उत्थान होना चाहिए, और मुस्लिम समाज के साथ साथ सारे समाज का उत्थान होना चाहिए। लेकिन इसके क्या सिर्फ इन 4% लोगों का ही उत्थान होना चाहिए जो मदरसे में पढ़ रहे हैं? बाकी 96% की तरफ आप क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? जो बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उनके लिए उनको स्कॉलरशिप दीजिए। जो बच्चे बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं, आप उनके लिए अच्छे शिक्षा का इंतजाम कीजिए, अच्छे कॉलेजेस बनवाइए। हालत तो ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके फंड को आधा कट कर दिया गया। हालांकि उसने नेशनल लेवल पर और आलमी सतह पर अपनी रैंक को जामिया ने इंप्रूव किया था, इसके बावजूद उसके फंड को कट कर दिया गया। एएमयू के फंड को कट कर दिया गया। तो क्या आपके उत्थान में सिर्फ मदरसे के बच्चे शामिल होते हैं या यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी आपके उत्थान में शामिल होंगे? मुल्क की तरक्की में जाहिर सी बात है जामिया ने जो रोल प्ले किया है, एएमयू ने जो रोल प्ले किया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और बड़े बड़े लोग जो जामिया से निकले हैं,
आपको उन सब पे भी नजर रखनी होगी। तो इसके ऊपर मौलाना कुमी जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण ये बात बोली है कि अब जब माइनॉरिटीज की एजुकेशन की हम चिंता कर रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि मदरसों को तो हम इसलिए मॉडर्नाइज कर रहे हैं क्योंकि हम माइनॉरिटीज की एजुकेशन को बेटर करना चाहते हैं, तो पहला सवाल आप मुझसे ये होगा कि किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए मदरसों को, और दूसरा जो आंकड़ा सर ने पेश किया कि 4% या 5% मुस्लिम मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं, बाकी उन मुस्लिम्स का क्या है जो मदरसों के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं? जी देखिए, ये तो इससे पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि अगर ये सरकार की नीयत अच्छी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा काम कर रही है, तो इसके काबिल तारीफ है। और सिर्फ मतलब है कि इस बात को ला के मुल्क के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल को बिगाड़ना का है, तो ये समझ सही नहीं है। तालीम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, कई मुसलमान 20% है मान लीजिए, तो 80% दूसरे मजहब के भी तो लोग हैं इंडिया के अंदर है। क्या इनके पास सबके पास तालीम है? क्या सबके पास 12वीं है या हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc कुछ किया है इन लोगों ने? बहुत से बच्चे आपको देहातों में चले जाइए, या वहाँ पर कोई एजुकेशन का अच्छा इंतजाम नहीं है, हमारे शहर में कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट के तो इंतजाम बिल्कुल बदतर से बदतर हैं। अगर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस ना हो तो बच्चे पढ़ लिख के अच्छे नहीं निकल सकते हैं। अगर तो चाहिए है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके बस फीस कम करे, उसके बाद सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी एजुकेशन दी जाए। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी चला रहे हैं कि हर बच्चे को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, इलाज मुफ्त दे रहे हैं। सबसे अच्छी सरकार जो है उत्तर प्रदेश, अच्छी सरकार दिल्ली में चल रही है। पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है केजरीवाल की। अगर योगी जी और मोदी जी चाहें तो उत्तर प्रदेश को भी ऐसा बना सकते हैं। गरीब बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं? लंबी लंबी फीसें आप मांग रहे हैं, कहाँ से बच्चे पढ़ लेंगे? सरिया आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, रोजगार नहीं है। आप कहाँ से बच्चों को पढ़ा रहे? बच्चे माँ बाप कहाँ से पढ़ाएंगे? अगर आपकी नीयत अच्छी है कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मुसलमानों को फोकस ना कीजिए, आप पूरे देश के बच्चों पर फोकस कीजिए। पूरे देश के बच्चे जाहिल मिलेंगे आपको, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मुश्किलात उनके साथ हैं। मैं तो मौलाना जी आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी मैं जिक्र कर रही थी कि हमारा राइट टू एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी मदरसों के ऊपर सेक्शन 15 जो है वो लागू नहीं होता, और सेक्शन 15 में जिक्र करना चाहूंगी कि वो ये कहता है कि आपको एक स्कूल से जब दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफर होना है तो मदरसे के अंदर अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी गई है? देखिए मैडम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये है, और उसका ये पर्पस था जो आर्टिकल 30 कहता है कि यदि आप कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं या कोई उनकी माइनॉरिटी के लिए अपना रिलीजियस बेस पे कर रहे हैं तो उनका एक विशेषाधिकार है। वो अपने विशेष अधिकार के लिए लैंग्वेज के, चूंकि उनकी लैंग्वेज अलग होता है, उनका रिलीजियस अलग है, तो रिलीजियस बेस, देखिए रिलीजियस एंड एजुकेशन, पहले मैं पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का ये समझिए, उसका भी बेस है कि आप समाज को किस तरह से सशक्त बना सकते हैं। जब समाज कैसे बनता है? यूनिट लेवल से बनता है। जो बच्चे हैं, जो कोपल अभी है, जो एजुकेशन से वो विकास करेंगे, मानसिक रूप से विकास करेंगे, तो उनको मानसिक रूप से इस तरह से विकास में आप भागीदार बनिए जिससे समाज के प्रति वो सुदृढ़ हो, आप राष्ट्र के प्रति सुदृढ़ हो। यह पर्पस है। इसमें के लिए है कि यदि कोई गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है तब भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, उस सोसाइटी का काम है कि आप इस तरह का एजुकेशन दे करके उसको सुदृढ़ कीजिए अपने लेवल से, क्योंकि हर समाज का अपना अपना होता है। तो इसलिए ये संविधान में, चूंकि हमारे जो संविधान के प्रणेता थे उन्होंने माइनॉरिटी के लिए एक विशेष प्रोटेक्शन का लिए किए कि माइनॉरिटी, जब हम देश का बटवारा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको साथ राज्य और सरकारें, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि हमें तो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें कह रहे हैं ना, हमें राइट है, हमें रिलीजियस है, उसके लिए तो फिर इंटरवेंशन कैसे? जी आप मैडम, मैं वही बता रहा हूं, ये राइट का मिसयूज। अब देखिए, राइट के साथ साथ ये भी सरकार का भी तो राइट है ना, राइट टू लाइफ का है, राइट टू एजुकेशन का है। मान लेते हैं आज बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं और वो समाज के उत्तरदायित्व ना बना के समाज को विनाशक। प्रमोद जी एक बात कोट करना चाहूंगी, आप कंटिन्यू रखिएगा। ये बात जो है वे कही गई है स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की तरफ से, कहा गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का राइट है, लेकिन क्या सारी मदरसे वो एजुकेशन दे पा रही है, फॉर्मल एजुकेशन दे पा रही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एग्जैक्टली। अब जो है देखिए, अब ये यहां पर क्या होता है कि दोनों में क्लैश कर रहा है। एक तरफ राइट टू लाइफ है, जो बच्चे, जैसा अभी बता रहे थे कि बच्चे तालीम कर रहे हैं मदरसे से, उसके बाद वो हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं,
उनको हमने बहुत सारे को ऐसे देखा है कि जो मदरसे में 12 पास किए उनको ये पता नहीं उनके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, उनको ये नहीं पता। निसार जी आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी। जी जी जी, निसार जी आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कही गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन का राइट है। सवाल ये उठता है कि क्या हर एक मदरसे जो है फॉर्मल एजुकेशन दे पा रही है? जी, क्या बोलना चाहेंगे आप निसार जी? एक तो ये होता है कि फॉर्मल एजुकेशन का राइट है। राइट का मतलब ये होता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हक दिया है कि वो उसे हासिल करे। तो सिर्फ ये जरूर अच्छी बात है कि सबको ये तालीम हासिल करनी चाहिए, और वो मदरसे के साथ साथ जितने बच्चे हैं, यानी 100% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जितने हैं, वो सबको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, और सबको ये राइट टू एजुकेशन, ये राइट की बात तो सबको है और सबको हासिल होनी चाहिए। मदरसे में कुछ कमियां हैं, जो खामियां हैं उसको वक्त के साथ साथ उसको दुरुस्त करने की कोशिश होनी चाहिए, और हो रही है। वो हमारे जो अकाबिरीन है, जो लोग हैं, कर रहे हैं और करते आए हैं, और उसमें हमारे सरकार का सहयोग और सपोर्ट है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके निसाब को या सिलेबस को चेंज करने की बात करना, या उसके पूरे मतलब सिस्टम को चेंज करना, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। तो बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो रन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ साथ एड ऑन करने की जरूरत है कि ये भी सिलेबस में ऐड किया जाए? तो इससे तो ऐसे होगा कि लोड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना पड़ेगा ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, लोड कैसे बढ़ जाएगा मैडम? आप ये देखिए कि एवरेज जो एज होती है मदरसे के जो वहां से निकल जाते हैं, वो एवरेज एज होती है 17 से 18 साल की उम्र में बच्चे वहां से निकल जाते हैं, 19 साल होते होते। और आप 12th क्लास के बच्चों को देखें, वो भी स्कूल में एवरेज एज जो 19 साल की होती है, उसके पास आपके पास पूरे 13 से 14 साल। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये नहीं था, मैं ये बोली थी क्या सारी मदरसे, मैंने ये नहीं बोला मदरसे, मैंने बोला क्या सारी मदरसे वो फॉर्मल एजुकेशन दे पा रही है? क्योंकि सर्वे अभी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड कितनी मदरसे हैं इसके बारे में पता चले। जी जी जी, देखिए, हाँ, आपने अब इस पे मतलब सारे मदरसों की बात की, तो मेरे पास इसका कोई मतलब कैलकुलेटेड डेटा तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने अभी मदरसों के बारे में सुना और जाकर के देखा है, वहां कंप्यूटर की तालीम आ गई है, वहां साइंस की तालीम दी जा रही है, वहां बच्चे अच्छे इंग्लिश बोल पा रहे हैं। धर्मेंद्र जी को शायद पता नहीं है कि बहुत से बच्चे मदरसे में ऐसे रहते हुए जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आपके जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चे उन मदरसे के बच्चों के सामने शायद न टिक पाए। मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी रिफॉर्म की गुंजाइश है, उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, और साथ साथ स्कूलों में भी, हमारे सरकारी स्कूलों में भी इस्लाह की गुंजाइश है। हम सरकारी स्कूलों में भी ये प्रावधान लेकर के आए कि जो हमारे बच्चे हैं वो एकदम अच्छे तालीमी सिस्टम में आए, उन्हें मतलब एडेड एजुकेशन के लिए, यानी कि कोचिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े, वो सफिशिएंट एजुकेशन उनको स्कूल में ही मिल जाए, और साथ साथ मदरसे में भी कुछ इस्लाहात की यानी कुछ रिफॉर्म की गुंजाइश है जो लोग कर रहे हैं। निसार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार पॉलिसी मेकर्स की तरफ से एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, इसी बीच मदरसों के ऊपर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि इनका सर्वे जो है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स के लिए कितना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।